हेलो दोस्तों, मैं भारती राजपूत आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज मैं दोबारा आई हूँ आपको क्लास सेकेंडली के संख्या पद्धति की। पिछली क्लास में हमने कुछ संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो आपके वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आज भी हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। तो हमें ये देखिए, आप जो सिंपल संख्या तो है नहीं, दशमलव वाली संख्या है, तो हमें इसको ध्यान से करना होगा। लिखा है 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो इसके लिए जब भी आपको दशमलव वाली संख्या में आपको स्थानीय मान निकालने को आए, तो आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद संख्या कौन से स्थान पे है। अब मान लीजिए नॉर्मल संख्या है तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा जिस हिसाब से रखते हैं, दशमलव के बाद उस हिसाब से नहीं रखते। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये जो दशमलव रखा, मान लीजिए दशमलव रखा है, और इसके बाद जो संख्या लिखी रहेगी वो उसका 10वां स्थान। उसके बाद जो दूसरी संख्या कोई मान लीजिए 2 लिखी है तो ये 100वें स्थान पर, ये 10वें स्थान पर होगी, ये 100वें स्थान पर होगी। ठीक है, मान लीजिए तीसरे नंबर पर कोई और संख्या लिखी है तो वो 1000वें स्थान पे होगी। ठीक है, चौथे नंबर पर कोई, तो ऐसे जीरो बढ़ते जाएंगे। आपको याद रखना है ऐसा कि दशमलव के बाद 10वां, फिर दूसरा तो 100वां, 1000वां, 10,000वां। ठीक है, ऐसे करना है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है 5 का स्थानीय मान। तो आप यहाँ बताइए मुझे कि 5 कौन से स्थान पर है। तो 0 हो गया आपका 10वें स्थान पर, और 5 हो गया 100वें स्थान पर। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5/100 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 कौन से स्थान पर है, 100वें स्थान पर है। तो ये आपका 0.05 भी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये होता तो हम इसको आंसर करते, जबकि क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा है। उन्होंने पूछा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा या 100वां। तो आपको मैंने बता दिया है ये 100वें स्थान पर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके सिलेबस में सारे क्वेश्चन मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डाले हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बीच में वीडियो मत छोड़िए, सारी वीडियो देखिए, पूरे वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान क्या है। तो भाई स्थान बताना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका स्थान कैसे बताते हैं। तो देख लीजिए, आप लिखा है 3.4625, 2 का स्थान मान। अब आप ये बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि दशमलव के बाद 2 कौन से स्थान पर है। ये तो 10वां, ये 100वां, और ये 1000वां। मतलब 2 का 1000वां स्थान है। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कि 2 का कौन सा स्थान है, 1/1000वां स्थान है। देख लीजिए आप, 1000वां स्थान कहाँ पर है। तो 1/1000 ये रहा, यही आपका आंसर है। ध्यान रखना, 1000 मत लिख देना, 1/1000 ही लिखना है, क्योंकि दशमलव वाला है तो ये आपका बटे में ही आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1/1000। ठीक है, तो इस तरह से हमें दशमलव वाली करनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने बोला है कि 100 तथा 300 के मध्य, इसका मतलब है 100 और 300 को तो लेना नहीं है। मतलब हमारी स्टार्ट कहाँ से होंगी, 101 से लेके 299 तक। अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं 7 से विभाज्य। तो ऐसे कंडीशन में हमें ऐसा करना है कि अगर मान लीजिए जो भी संख्या दी गई है, आप उसमें मान लीजिए 7 से विभाज्य लिखा है, तो आपको 7 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भाग देना पड़ेगा, 7 से। मान लीजिए आपने 300 में 7 से भाग दिया, काय में 300 में 7 से भाग दिया, तो आपको इसमें रिमाइंडर चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ भाग देना है। जितना भागफल आता है उससे मतलब रखना है। तो काट के देखिए, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14। ठीक है, शेषफल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ भागफल से। तो
जो 42 हमारी जो आई हैं ये आपकी 1 से लेके 300 तक जितनी भी 7 से विभाज्य संख्याएं हैं वो होंगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब चूंकि हमें यहाँ पे 101 से लेके 299 तक की संख्याएं चाहिए। क्यों, मैंने आपको बताया, इसमें लिखा है मध्य। तो अब आप 299 में 7 से भाग देंगे और हमें चूंकि 100 तक की संख्याएं नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए 101 की, तो हम 299 में सबसे पहले भाग देंगे 7 का, तो वही आएगा आपका 42। ठीक है, तो 42 संख्याएं ये हो जाएंगी हमारी 1 से लेके 299 तक की। लेकिन 100 तक की हमें संख्याएं चाहिए नहीं हैं, 100 तक की संख्याएं हम इसमें से घटा देंगे तो ये मध्य की संख्याएं निकल आएंगी। ठीक है, घटा दीजिए, अरे सॉरी, भाग दे दीजिए 7 से इसको में, तो 7 एकम 7, आपका 3 बचेगा, तो ये 7 चौके 28, मतलब 14 आई। तो 42 में से आप 42 में से 14 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, 42 × 14 बराबर 28। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्या करना है हमें, पहले हमें 101 से लेके 299 तक की संख्या चाहिए है, जहाँ तक की नहीं चाहिए उसको माइनस करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अभाज्य संख्या होती है, भाई अभाज्य ध्यान से पढ़ना है, तो बहुत सरल अभाज्य संख्या सब जानते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, इसलिए ध्यान से करना। आप थोड़ा सा सोचिए क्या होगा इसका आंसर। एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या, बताइए हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या सम संख्या तो हो नहीं सकती, विषम संख्या हाँ हो सकती है। मान लीजिए हमने एक बार करके देखते हैं, विषम संख्या 3, 5, हाँ ये भी अभाज्य है, 7, हाँ ये भी अभाज्य है। अब विषम तो 9 भी है, लेकिन अभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें 3 से भाग जाता है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। अभाज्य संख्या संयुक्त संख्या तो यहाँ पे कोई वो ही नहीं है। ठीक है, अब बचा क्या ऑप्शन में से कोई नहीं, इसका कोई क्लियर यहाँ पे आंसर है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा डी। तो देखिए था तो बिल्कुल इजी, अब अभाज्य संख्या क्या है, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है। गलती से जल्दी में आप विषम संख्या बिल्कुल मत लगाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या ऋण 36 हो तो दूसरी संख्या है। तो दो संख्याएं हैं जिनका योग क्या है 32 है, और एक संख्या हमें दी गई है ऋण 36। तो मान लीजिए हम दूसरी संख्या x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ऋण 36 प्लस x इक्वल योग दिया गया इनका 32। ठीक है, मान लीजिए हमने ऐसा कर लिया, तो अब x को मान निकाल लेंगे और उसको यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, तो ये हमारा प्लस में 36 हो जाएगा ना, माइनस 36 है तो प्लस का 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 2 8 और 3 और 3 6। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 68। देख लीजिए ऑप्शन में हो तो, हाँ जी बिल्कुल है, बी है ऑप्शन इसका 68, और यही हमारा आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 के गुणनखंडों की संख्या। हाँ जी, अब आया क्वेश्चन, ये आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में, और 2014 तो ठीक है, ये अभी तक जितने भी एग्ज़ाम सीटेट के हुए हैं तो बस संख्या चेंज कर देते हैं और ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया है सीटेट का, दोनों में ये क्वेश्चन आया है। तो आइए आज इसको सीखते हैं कि कैसे करना है। तो क्वेश्चन है हमारा कि 42 के गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वही निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 42 के गुणनखंडों की संख्या, मतलब जितने गुणनखंड हैं वो सब बताने हैं।
यहाँ पे ये नहीं लिखा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ। अगर अभाज्य गुणनखंड लिखा होता तो हम नॉर्मल अभाज्य गुणनखंड निकाल के और उनकी संख्या बता देते, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं थी। लेकिन लिखा हुआ है गुणनखंडों की संख्या, इसका मतलब ये है कि हमें जितने टोटल गुणनखंड हैं इसके वो निकालने हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम 42 के गुणनखंड निकालेंगे, निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 21 बार, अब जाएगा 3 से और फिर जाएगा 7 से। तो क्या आ जाएगा 42 के गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 7, ये आ जाएंगे आपके 42 के गुणनखंड। ठीक है, ये कौन से गुणनखंड है? आपके अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, अब हमें निकालने हैं टोटल गुणनखंड। तो अब आप ध्यान से देखिए हमें क्या करना है। तो जो भी आपके गुणनखंड निकले हैं पहले तो उनमें घात लगा लीजिए। 2 एक बार है तो 1 की घात, 3 एक बार तो 1 की घात, 7 एक बार तो 1 की घात। जितनी बार है उतने की आप घात लगा के इसको लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, कुल गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ जो उनकी अब यहाँ पे हमें कुल गुणनखंड निकालने के लिए सिर्फ उनकी घात से मतलब रखना है। किससे? घात से। अब यहाँ पर देखिए सब में 1 1 की घात लगी हुई है, तो जितनी भी घात हैं उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो मैंने पहली घात में 1 जोड़ दिया, बीच में गुणा लगा दिया, फिर दूसरे में 1 की घात है तो उसी 1 घात में हमने 1 जोड़ दिया। मतलब हर घात में आपको 1 जोड़ना है और उनका गुणा कर देना है। ठीक है, फिर गुणा कर देंगे और फिर 1 तो कितनी बार हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, बताइए कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब टोटल क्या आ गया, इसका जो गुणनखंड है वो आपके 8 आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत छुप गए हैं, तो इसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए किसी भी ऑप्शन में 8 लिखा हुआ है, मान लीजिए डी में 8 लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसको अलग कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या। तो भाई देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालने हैं, सभी गुणनखंड निकालने हैं कि गुणनखंडों की संख्या। इसका मतलब यही है कि आपको टोटल गुणनखंड बताने हैं और उसका तरीका मैंने अभी आपको बताया और ये आप मुझे करके दिखाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम के प्रति तो ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि आपसे बना या नहीं। अगर आपसे नहीं बना है तो आप मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करके बताऊंगी। ठीक है, लेकिन आप इसको करके ज़रूर देखिए और मुझे आंसर बताइए। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि 1 से लेके 25 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 9 होती हैं। ठीक है, याद रखना 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं। अब यहाँ पे कहा है 25 से कम, तो 25 तो वैसे भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर 9 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी 9। ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होगा। तो भाई 3 के गुणज होने चाहिए। ठीक है, मतलब उनमें 3 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, और क्रमागत होना चाहिए। 3 के गुणज में क्रमागत और उनका योग 99 होना चाहिए। तो देखिए पहली बात तो 3 के गुणज है मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पहली बात तो 24, 33, 42 क्रमागत नहीं है, 3 के अंतर से नहीं है। ठीक है, ये एकदम क्रमागत होगी 32, 33, 34, 3 से डिवाइड तो होंगी नहीं। ये 30, 33, 36, हाँ ये हो सकती हैं, इनको आप जोड़ के देख लीजिए। 30, 33, 36, देखिए बिल्कुल 3 का अंतर है इनमें और 3 से डिवाइड भी हो रही हैं। तो 6, 3, 9 और 3, 3 ये 3 सारे 9, 99। तो इनका योग 99 आ गया। तो ये हमारा सही भी आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया ऑप्शन से। आपको भी ऑप्शन से अगर इस तरह से आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना इसकी दूसरी भी विधि है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको कहीं सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। देखिए अब ये आया एकदम अलग क्वेश्चन, इसको कैसे करना है अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उन्होंने कहा है संख्या 100 के सभी 100 के सभी गुणनखंड। अभी सभी गुणनखंड जो हैं मैंने आपको बताया था कैसे निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सभी गुणनखंडों का योगफल। तो आइए करते हैं। पहले तो आप 100 के गुणनखंड निकाल लीजिए, जैसे निकालते हैं, ठीक है। ये 25 बार, ये 5 बार और ये फिर 5 बार। तो ये 2 कितनी बार आया? 2 बार। 5 भी आया आपका 2 बार, मतलब 2 का वर्ग उड़ित 5 का वर्ग। ये आपके क्या आ गए? उसके फैक्टर आ गए। अब उन्होंने कहा है गुणनखंडों का योगफल। तो जब आप सभी गुणनखंड निकालती थी तो क्या करती थी? मैंने आपसे कहा था घात से मतलब रखना है, तो आप घात में 1 जोड़ के उनका गुणा कर देते थे। लेकिन अब हमें गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिख लीजिए। तो जब भी आपसे सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो भी लिखा है, जैसे कि 2 लिखा है और उस पर जो भी घात लगी उसको 1 बढ़ा के लिखिए। 2 लिखा है घात में तो 3 लिख दीजिए, और ऋण 1 बटे फिर नीचे वाली संख्या वैसी की वैसी 2 ऋण 1 गुणित 5 पे 2 की घात लगी तो 5 पे 3 की घात 1 बढ़ाकर ऋण 1 बटे 5 ऋण 1, ऐसा करना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगर 2 a है और 5 b है तो इसका फॉर्मूला होता है a पे p + 1 - 1 अपॉन a - 1, और ऐसे ही b का हो जाएगा आपका, ठीक है, कि b के ऊपर जो आपकी ये मान लीजिए q घात है तो q + 1 - 1 अपॉन b - 1, ठीक है। तो उसी आधार पर हमने ये किया है। क्या करना है आपको, जो भी घात लगी है उस पर 1 बढ़ा के -1 और नीचे का फिर से वैसा का वैसा। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को, क्या करना है हमें, ठीक है। तब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। और क्या था, 5 पे 3 की घात ऋण 1 अपॉन 5 ऋण 1, ठीक है। कीजिए इसको। 3 की घात मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गए तो 7 बटे 1 गुणित, और 125 में से 1 गया तो 124 बटे 4, 4 से को काटिए, 4 × 3 = 12, 4 एकम 4। तो 31 में आपको 7 का गुणा करना है, तो कीजिए 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 217। देख लीजिए हमारा आंसर कहाँ है, हमारा आंसर है ये बी में, हमारा आंसर हो जाएगा बी 217। अब आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीटेट में हर बार आते ही हैं। और देखो ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराता है, मैंने देखा है कई कोचिंग सेंटर्स इन क्वेश्चंस को नहीं कराते, क्योंकि ये थोड़ा से टफ है, या तो उनको खुद ही नहीं आते या फिर उनको समझाने में दिक्कत आती है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा जितने भी प्रकार के मैंने बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आज के ये सारे क्वेश्चन हमारे फिनिश हुए, और इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन किए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जिस भी टॉपिक पर आप अगर वीडियो चाहते हैं मुझसे तो प्लीज़ मुझे बताइए, और बताइए कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं या नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।